नमस्कार, मैं अमित गोतिया और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस बार हम बात करेंगे देहरादून में जमीनों के नाम पर कैसे हो रहा है स्कैम। वैसे तो अमूमन देहरादून में और उत्तराखंड में जो जमीनें हैं वो किस तरीके से बेची और खरीदी जा रही हैं उसको लेकर लगातार हमने कई मामले आपको दिखाए हैं, पर एक अलग मामला है, एक विचित्र मामला है जिसको सुनकर आप भी हैरान होंगे। और जरूर जब आप इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को जब सुनोगे तो उसके आपके बाद आपको महसूस होगा कि किस तरीके से जमीनों के नाम पर स्कैम यहां पर किया जाता है। तो हमारे साथ आज इस पर बात करने के लिए अनुपम खत्री जी हैं, जो उत्तराखंड टाइगर फोर्स के अध्यक्ष और संस्थापक भी हैं। तो अनुपम जी, सबसे पहले मैं स्कैम जानना चाहूंगा कि जमीन के नाम पर देहरादून में किस तरीके से स्कैम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई, आज आपकी पहली बार हुए उत्तराखंड हलचल में मैं हूं। सबसे पहले तो शुभकामनाएं मेरी तरफ से उत्तराखंड हलचल को और आपके जाने माने चेहरे को, ये और तरक्की करे। देखिए, स्कैम जो आपने की सवाल कर दिया, जिसे सबसे लास्ट में मैं मानता हूं कि आना चाहिए था सामने। स्कैम क्या होता है? स्कैम होता है कि या तो आपने बिना कुछ लगाए अत्यधिक धन अर्जित करने का कोई रास्ता बना लिया और उसके मेन डेटा को गवर्नमेंट से और अन्य लोगों से छुपा के रखा, उसे हम स्कैम कहते हैं। ठीक है। अब ये स्कैम कभी शेयर मार्केट में सुना जाता है तो कभी लैंड्स के थ्रू भी होता है, जमीनों के थ्रू भी। इसमें गिरी दबी मरी हुई जमीनों को सस्ते भाव में लिया जाता है, फिर उसके ऊपर एक रैपर चढ़ाया जाता है और उसे बेचा जाता है। अब आप ये सुन के कहोगे तो नाम बात है, कोई भी आदमी जमीन खरीदेगा और कॉलोनी काट के बेचेगा तो मुनाफा तो कमाएगा, बिल्कुल कमाएगा। लेकिन ये मुनाफा तब स्कैम का रूप लेगा जब वो बेचने वाले खुद सचिवालय के लोग होंगे, जो प्रस्ताव बना के खुद सचिवालय वालों को उनकी नाम की एक आवासीय जगह कि भाई यहाँ एकजुट एक कॉलोनी बनेगी और चूंकि सरकार के से हम लोग जुड़े हुए हैं तो ये सस्ते दरों पे होगी, और उसके बाद अगर उसे बेचा जाए और वो बंद कॉलोनी हो जिसके पास कभी सड़क ही ना रही हो, जिस जमीन पे आप सोचिए उस जमीन के क्या रेट हो सकते हैं जिसके पास सड़क ही ना हो, कुछ भी नहीं, कूड़ा। उस कूड़े को अपने रसूखों से, अपने तरीकों से, विभागों अनुभागों के अंदर बैठे होने की वजह से इस तरह खुदबुर्द करके बनाया गया कि बंद कॉलोनी में पहले तो नक्शा पास हो गया कैंट से, ठीक है, जिसका जवाब आज तक कंट्रोलमेंट ने हमें नहीं दिया कि उन्होंने कर क्यों दिया ये। फिर इसमें आया एमडीडीए, क्योंकि सड़क की तो भाई जरूरत थी। अब जब सड़क की जरूरत थी तो सड़क मांगनी शुरू की गई और उसी में एक शिकायतकर्ता खड़ा हो गया। पहली दृष्टि में ये सारा मामला हम लोगों को यही लगा कि कोई एक आदमी किसी काम को रुकवाना चाह रहा है क्योंकि वहां पे उनका कोई निजी मामला होगा। लेकिन जब उतर के समझ में आया तो ये समझ में आया कि कौड़ियों के दाम में खरीदी हुई जमीनें जो 10-10, 5-5 लाख मात्र देके या छोटे टोकन देके लिखवा दी गई, उन्हें बड़े भाव पे सचिवालय के अंदर ही कुछ लोगों ने बेचा, भरपूर बुकिंग चलाई और ये आश्वासन दिया कि हम 40 फुट चौड़ा रास्ता बिल्कुल बाईपास से जोड़ के देंगे। जबकि हकीकत यह है कि उस जमीन के बिल्कुल जहां पे ये मुंह बनाना चाह रहे हैं, जहां इनका गेट है, वो गेट का भूखंड भी, मैं सही बताऊं अमित भाई, इनका अपना नहीं है, वो रजिस्ट्री की किसी और की जमीन है जो ये दबाए बैठे हैं। और उसके बाद जो इन्होंने रास्ता फाड़ा है वो पूरा कब्रिस्तान पे से ये फाड़ते चले गए। आसरा इन्होंने लिया हरिद्वार बाईपास से। बहुत समय पहले आपको याद होगा विजिलेंस ऑफिस में अशोक कुमार जी हुआ करते थे, तब उन्होंने शासन से ये अनुरोध किया था कि भाई बस्ती का रास्ता बहुत पतला है और कच्चा पक्का है, ट्रैफिक बहुत रहता है, आने जाने में अधिकारियों को परेशानी होती है और विजिलेंस जैसे लोग हैं उनको कभी कभी समय का अभाव होता होगा, उन्हें जल्दी पहुंचना होता होगा। तो उसके बैक से एक 10 फुट का रास्ता उनके लिए व्यवस्थित किया गया जो सिर्फ विजिलेंस तक आना था, विजिलेंस महानिदेशक कार्यालय तक। उसके बाद वहां पे पूरा कब्रिस्तान शुरू था, जिस कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल भी हुई थी, जिस कब्रिस्तान पे पूर्व मुख्यमंत्री का शिलान्यास भी था, वहां के विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर का शिलान्यास था, उसको फेंक दिया गया उठा के। जिन्होंने इस पे शिकायतें करी, आवाज उठाई, उनको खूब नुकसान दिए गए, उनके ऊपर मुकदमे किए गए। और इस क्रम में जब वो लोग नहीं हार मानी तो कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। वो हम लोगों से मिले, हम लोगों ने उनका दर्द समझा, मैंने उनके पूरे केस को स्टडी किया और जिस मुख्यमंत्री की घोषणा का आधार लेके, आपको याद होगा हम लोगों ने एमडीडीए का घेराव किया था, तालाबंदी कर दी, बिल्कुल और जबरदस्त था। हमें आश्वासन था कि जब तक सीमांकन नहीं करेंगे टेंडर नहीं करेंगे। ठीक है।
पर टेंडर गुपचुप हो गया, 3 करोड़ कुछ लाख का हो गया। और वहां पे उस दिन पूजन करने माननीय विधायक महोदय चमोली जी भी पधारे थे, उन्होंने पूजन किया। अब सड़क का किया या उस टंकी का किया, क्योंकि दोनों ही वो कब्रिस्तान के हद में आती हैं। अब आपको ये स्कैम कैसे लगता है जब आप एक ऐसी जगह लेते हैं जिसकी 2 रुपए की वैल्यू नहीं और उसको एक परियोजना का रूप दे देते हैं। जब मुख्यमंत्री की घोषणा में ये लिखा आता है कि उत्तराखंड आवास समिति परियोजना स्थल तक संपर्क मार्ग देने के लिए आवास विभाग भूमि हस्तांतरित करे, लेकिन पूरे इस केस में जब तक ये घोषणा पत्र हमारे हाथ नहीं लगा था, ये पूरे केस में हमें सिर्फ इतना पता था और इतना बताया गया था कि ये घोषणा एमडीडीए के लिए की गई है, एमडीडीए इसमें सड़क बना के दे। ये बात कहीं नहीं खोली गई कि इसमें आवास विभाग का कोई सीन है। ठीक है, आवास विभाग वो जमीन कैसे दे सकता है हस्तांतरित करके जो उसे कभी मिली नहीं। आवास विभाग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरह ही एक जुड़ा हुआ उसका पैनल जरूर है, उसके पास कुछ अधिकार हैं, लेकिन संपूर्ण तो नहीं है। और जो जमीन उसके पास है ही नहीं, वो किसको हस्तांतरित करेगा, कैसे करेगा? तो जमीन तो पहले एमडीडीए के पास वो मानता था मेरी है। जब इस पे हम लोगों ने शासनादेश दिखाया कि 546 में तो 1.5 हेक्टेयर का रकबा है, तो कभी इन्होंने कहा ये नहीं है। जब नगर निगम वालों ने मान लिया कि हमने 1.5 हेक्टेयर दिया था पर जगह सुनिश्चित इन लोगों ने हमसे नहीं करवाई, उसके बाद फिर नए कागज बने। जब बर्निया जी थे, बर्निया जी ने ये लिख दिया कि वो आदेश त्रुटिपूर्ण है और इसे 9 बीघा माना जाता है। तो ऐसी मनचाही लगातार चली। इस वजह से मैं आपको ये भी कह रहा हूं कि ये स्कैम होने के साथ साथ कई सारे अधिकारियों का घालमेल है, जिन्होंने वहां प्लॉट लिए हैं वो अब फंसे हुए महसूस कर रहे हैं या वो भी इस अनैतिक कार्यों में साथ दे रहे, मैं नहीं जानता। लेकिन जिन कॉलोनाइजरों ने सचिवालय समिति बनाकर वहां पे प्लॉटिंग करी, उनका एक पार्टनर है वसीम जैदी, जो हिस्ट्री शीटर है, जिसके ऊपर कई गंभीर मामले चल रहे हैं, वर्तमान में भी चल रहे हैं और हमारे उत्तराखंड में ही नहीं, मैंने सुना है कई राज्यों में भी चल रहे हैं। हम भी इसकी भी हिस्ट्री शीट मांगने की अब शुरुआत कर रहे हैं। तो जो ऐसे अपराधियों को बगल में बैठा के और कॉलोनाइजर की तरह एक सचिवालय परियोजना बना के कौड़ी की जमीन करोड़ों में बेच रहे हो, तो इसे अमित भाई आप क्या कहेंगे, स्कैम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने ठीक है, आपने कहा कॉलोनी विभागों का भूमिका, ये सबसे बड़ा सवाल है। उस दिन तालाबंदी आपने की, आपको आश्वासन दिया गया कि बिना सीमांकन के टेंडर नहीं किए जाएंगे। उस दिन हम भी वहां मौजूद थे। उसके बाद आपने कहा गुपचुप रूप में टेंडर हो जाते हैं। सवाल यह है कि विभागों की भूमिका क्या मानते हैं, कैंट बोर्ड से लेकर आवास विकास से लेकर और ये एमडीडीए तक, क्या कहेंगे इस पर? कैंट बोर्ड से लेके आवास विभाग को तो अभी तो हमने छुआ नहीं है ज्यादा सही तरीके से, लेकिन एमडीडीए और कैंट बोर्ड, इन दोनों की भूमिका पूरी तरह संदिग्ध है, संशय के घेरे में है, जांच होनी चाहिए। और जिस तरह शासन के आदेशों को खुद करने की इन लोगों ने अपनी कलम से कोशिश करी, उस पर दंडित होनी चाहिए। और इस पे भी सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री साहब का नाम जुड़ा है इससे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। वो घोषणा सही है नहीं है, मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं ये मान रहा हूँ वो सही है, हो सकता है कर दी है, लेकिन किस आधार पे करी, उनके पास क्या फीडबैक दिया गया? क्या उन्हें बताया गया कि 2014 की ताजदी में जब ये झील में नाला बहुत तेज उफान में आया था तब कब्रें भी बही थी? क्या ये बताया गया कि स्थानीय लोगों के रिश्तेदार यहाँ दफन हैं? क्या ये बताया गया कि इसका शासनादेश जारी हुआ था? क्या ये बताया गया कि इसमें आपत्तिकर्ता वहां पे कई लोग लगे हुए हैं? तो इसका अगर ये सब बताया गया था तो मैं तो नहीं मानता कि कोई मुख्यमंत्री इसको घोषित करता। तो साफ है कि उनसे ये सब जानकारियां छुपाई गई हैं। आज की पीसी करने का हमारा मेन उद्देश्य यही था कि ये बात सीएम साहब तक पहुंचे और सीएम साहब इसे अपनी निगरानी में एक बार पुनरावृत्ति करवाएं, इसकी पुनः इसे जांच करें। वो प्रस्ताव लेके कौन सीएम साहब के पास आया, उनने कौन सी बैठक में ये प्रस्ताव पास करवाया, अगर ये जनसभा में पास हुआ तो वो जनसभा कौन सी थी, और मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये घोषणा कराने से पहले या किसी तरह की लिखित घोषणा से पहले क्या सीएम साहब को ये बताया गया था कि वहां एक कब्रिस्तान है जो लंबे अरसे से चला आ रहा है? तो साफ है कि नहीं बताया गया होगा। बहुत जरूरी है कि सीएम साहब अपने इन अधीनस्थों की एक बार जांच पड़ताल करें, जो उन तक ये खबर लाते हैं विकास के नाम पे, क्या विकास यहाँ दिया जा रहा है, उसका उन्हें सही से मालूमात होनी चाहिए। हम उनके अच्छे हर कदम का जो है सम्मान करते हैं। अभी हल्द्वानी में आपने देखा
उनकी सरकारी संपत्ति है, सरकार की निहित होनी चाहिए। स्थिति कुछ भी हुई, उन्होंने वहां पे कदम उठाया, बड़ा कदम उठाया। ऐसा कदम हर किसी राजनेता के बस की बात नहीं है, खासकर इस तरह की कुर्सी पे बैठ के। तो फिर ऐसा क्या है कि यहाँ पे एक विनोद चौमोली का से जुड़ा कार्यकर्ता है, नजाकत वहां का एक तरीके से होलसेल इंचार्ज बना हुआ है। क्या उसका होना संरक्षण देता है इन लोगों को? क्या ये संरक्षण के पीछे वहां के स्थानीय विधायक का भी हाथ है? ये घोषणा कैसे गई, ये एक गंभीर मामला है। ये घोषणा हुई है कब्रिस्तान की एक जमीन के ऊपर, ये एक बहुत गंभीर विषय है और मैं चाहूंगा कि इसमें उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इसमें अपनी नजर डालें। एक सवाल और है कि आप हाई कोर्ट की तरफ भी गए थे, हाई कोर्ट से भी कुछ ऑर्डर आए हैं, वो भी मैं जानना चाहूंगा कि ये लंबी लड़ाई हो चुकी है। यहां से भी आपने शुरुआत की, आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी गए, उसके बाद बहुत लंबा अरसा हो गया। हाई कोर्ट से क्या अभी ऑर्डर आए हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले हम लोग क्रम में तो एसडीएम वगैरह के पास गए थे, डीएम के पास गए थे। बिल्कुल। फिर हम जो यहाँ की अदालत होती सिविल, वहां गए। उद्देश्य था स्टे ले लें, लेकिन जब अदालत में बहस हुई तो अदालत ने सारे पक्ष देखे, निचली अदालत ने भी देखे और उन्होंने एमडीडीए और शासन से आए वकील से ये तक कहा जज साहब ने कि क्या ये जो शासनादेश मेरे सामने रखा गया ये झूठा है? क्या आप खुद अपनी सरकार पे सवाल उठाते हैं? तो शासन से जो वकील आए थे वो चुप हो गए। उसके बाद हमें जरूरत थी, क्योंकि यहाँ पे लगातार जोर मारा जा रहा था कि यहाँ पे सड़क किसी भी तरह बना दी जाए। कभी ये जेसीबी लाते थे, कभी ये लोग लाते थे, बार बार इसमें परेशानी हो रही थी। पुलिस बल बार बार, उनका पुलिस वालों का भी समय व्यर्थ हो रहा था। तो हम लोग हाई कोर्ट की तरफ हमने कदम बढ़ाया कि शायद हाई कोर्ट इसमें हमें जल्दी कुछ दे। हाई कोर्ट ने जब हमें सुना तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि मैं एक व्यक्ति की वजह से इतना बड़ा स्टे नहीं दे सकता जिसके पीछे 400-500 या 1000 घर की बात कही जा रही है। लेकिन मामला गंभीर है क्योंकि कब्रिस्तान भी कहा जा रहा है, इसलिए 546 में दिए गए 1.5 हेक्टेयर के कब्रिस्तान को हम सही मानते हैं, लेकिन इसकी जगह सुनिश्चित नहीं है। तो उन्होंने ये दिशा निर्देश गाइडलाइन जारी करी कि संबंधित विभाग इसका सीमांकन करवा के पहले इसे चिन्हित करें, पहले इसे चिन्हित करें, तो इसके बाद होता है दूसरा, उसके बाद कोई काम करें। बिल्कुल। अब इन्होंने फिर कुछ दिन पहले क्या हुआ, एई साहब पहुंच गए वहां। ये होता था भाई कोई एमडीडीए वाला नहीं आता। पिछली बार पुलिस वाले भी ये कह गए थे कोई एमडीडीए वाला तो आता नहीं, तो हम लोगों को क्यों बुला लेते हो? क्योंकि अपने हर कुछ दिनों में सैटरडे संडे देख के आ जाता है वहां लोग लेके। अब इस बार एमडीडी के एई साहब आए, रावत जी। अब खैर उनकी भी मैं मजबूरी समझता हूँ, यही है क्योंकि खुर्द-बुर्द तो ऊपरी लोग कर रहे हैं या लेखपाल के हाथों से गड़बड़ रिपोर्टें लग रही हैं। यही होने के नाते वो आए, लेकिन उनके हाथ में कोई एक फाइल नहीं थी, किसी बात का संतोषजनक जवाब नहीं था। हमने उनसे कहा आपने सड़क बनाई है, टेंडर दिया है, टेंडर देने से पहले एक डीपी नाम की चीज होती है, आपने बनाई होगी, उसके अंदर आपने सड़क नापी होगी, मटेरियल क्या लगना है, कितना लगना है, कितने फुट चौड़ा होना है, इस पे से कौन से रकबे पे से रास्ता जाना है, ऐसा एक पूरा आपने बनाया होगा हिसाब किताब, वो एक बार हम सबको दिखा दो। तो बोले वो ऑफिस में है। मैं कहा ऑफिस में आरटीआई डालो तो मिलती नहीं। मैं कहा आप मौके पे आए हैं तो मौके पे वो सारी चीजें लेके आप क्यों नहीं आए? तो हाथ में कागज किसी के होते नहीं, मुंह पे कहानियां 100 हैं। पर असली बात यह है इसमें अमित भाई कि आप ये समझिए कौड़ियों की आनी कौड़ी की जमीन जो शायद 500-600 रुपए गज इन लोगों को पड़ी हो, इन्होंने डे 1 से उसे 3000-4000 में मैंने सुना है बेचना शुरू किया। तो आप एक परियोजना बना के अपने ही सचिवालय के लोगों को ठग रहे हैं और आज वहां 12-16 हजार रुपए के रेट पहुंचे हुए हैं। इनसे जो पैसा वापस मांगता है उसे पैसा वापस दे देते, फिर नए आदमी को पकड़ लाते हैं, उसे 12,000 में बेच देते हैं, फिर 12 वाले का पैसा वापस करते हैं, 16 में बेच देते हैं। तो इनका तो लगातार ये स्कैम चल रहा है और हर एक को इन्होंने यही गुमराह कर रखा है कि यहाँ सड़क है, सड़क बनेगी, बाकी सब झूठ बोल रहे, हम सच्चे हैं। कागज ये कोई दिखाते नहीं क्योंकि इनके पास है नहीं। हमारे पास आप देख रहे हैं सामने आपके एक साक्ष्य रखा हुआ है। हमारे पास यहाँ तक ये साक्ष्य रखा हुआ है कि वो कौन सी जमीन थी जो 10 फुट रोड में तब्दील हुई। आप ये लेटर देख सकते हैं, विजिलेंस सतर्कता रोड के लिए है। इसमें अगर मैं आपको इसकी पीडीएफ भी स्कैन करके दे दूंगा, आप इसमें देखेंगे तो साफ लिखा है 10 फुट की रोड के लिए 602.49 लाख रुपए ये हस्तांतरण मांगा गया आवास विभाग से, मांगा है एमडीडीए ने, और ये सिर्फ विजिलेंस तक के लिए है। उसके बाद कहीं किसी कागज में आपको ये जिक्र नहीं दिखेगा कि आगे कोई 2 फुट का कच्चा मार्ग भी जा रहा हो। वहां से पूरा ग्रेवयार्ड है,
जिसका नक्शा भी हमने रिवर ड्राफ्टिंग फ्रंट का जो एमडीडी ने बनाया था उसकी कॉपी भी हम लोगों ने निकलवाई, हमारे पास है। उसमें बकायदा मेंशन है कि ये पूरा इलाका ग्रेवयार्ड है। उसके तो जो सीमांकन की बात हो रही है, ये बड़ा सवाल है कि आप कह रहे हैं नक्शे में ये दिखा रहे हैं, तो सीमांकन की फिर मतलब कहाँ रह जाता है? तो दो बड़े क्लैशेस हैं इसमें, एक नक्शे में शो कर रखा है, तो सीमांकन किस बात की बात हो रही है? देखिए, जो नक्शे में शो कर रखा है उसे धरातल पे शो कराना है। सीमांकन इसकी बात हो रही है। जैसे आपके पास खेत है 504 नंबर, 302 नंबर, इसमें 3 बीघा है, उसमें 2 बीघा है, तो वो धरातल पे भी तो बनाएगा ना, प्रीमाइसिस बनेगी। उस सीमांकन की इसीलिए बात है क्योंकि वो प्रीमाइसिस बनानी है। जो प्रीमाइसिस पहले थी उसे पुनर्स्थापित करना है। अब वो स्थापित करने का काम कौन करवाएगा? संबंधित विभाग, राजस्व, नगर निगम, एमडीडीए, क्योंकि ये जमीन तीनों के बीच में घूमी है। राजस्व मूल रूप से मालिक होता है हर जमीन का, बिल्कुल। वो जिसको चाहता है बांटता है। उसने नगर निगम को दी पहली बार। नगर निगम ने जब अपने पास रखी, रिवर ड्राफ्टिंग फ्रंट वाली योजना पे स्टे लग गया, तो उसने उसको उठा के प्रबंधन के लिए तार बाड़ करके एमडीडी को दे दी। हमारे पास वो भी साक्ष्य है। हमारे पास नगर निगम का भी जवाब है कि मैंने कौन कौन से खसरे दिए, मैंने क्या क्या करके दिया, मैंने तार बाड़ करके दी। तो वो तार बाड़ आज कहाँ है? एमडीडीए क्या प्रबंध कर रहा है? एमडीडीए तार बाड़ में मिली जमीनों को खुर्द-बुर्द करवा दे रहा है। कब्रिस्तान में, जिस रकबे में कब्रिस्तान आता है, उसी में नए मकान बन रहे हैं, दुकानें बन रही हैं। सारे बनाने वाले जितने लोग हैं वहाँ मुख्य वो सब चमोली जी के कार्यकर्ता कहे जाते हैं। ठीक है, अभी कोई आरोप नहीं है, फैक्ट है। आप जाके पूछेंगे, मुझे भी लोगों ने बताया, मुझे भी लोगों ने बताया। तो क्या इसके पीछे वो खड़े हुए हैं जो ये डरे हुए हैं एमडीडीए वाले? ये एमडीडीए वाले इस मिली भगत में माल बवाल कर रहे हैं। और ये सवाल हमारा मुख्यमंत्री जी से भी बार बार है कि सर, आप कोई घोषणा करते हैं तो आपके पास जो आपकी इंटेलिजेंस आपको रिपोर्ट देती है, उसकी आप क्या क्रॉस चेकिंग कभी करते हैं या एक ही बार में उसे मान लेते हैं? ये विषय आपके भी सोचने का है, क्योंकि अभी लंबा सफर आपका भी है और हम चाहेंगे एक ऐसा अच्छा नेता हमारे उत्तराखंड को हमेशा मिला रहे। आखिरी सवाल है खत्री जी, आगे क्या करेंगे? अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, कोर्ट में आप जा चुके हैं, लगातार जो चीजें आपने फैक्ट्स बताई कि ऐसी चीजें वहां पर हो रही हैं, आगे क्या होने वाला है, क्या करेंगे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, आगे तो तय करेगा सफर। हम तो कोई भविष्यवक्ता है नहीं। हमें तो ये पता है कि जब तक सीमांकन करा के ये पूरी जगह तार बाड़ होके इसमें कब्रिस्तान का बोर्ड नहीं लगता, तब तक ये मामला चलता रहेगा और कोई सड़क नहीं बनेगी, चाहे हमें वहां सबको लेटना पड़े, अगर प्रशासन या कोई शासन ताकत दिखाने का प्रयास करता है तो। वैसे मुझे लगता नहीं, क्योंकि डीएम साहिबा भी वक्फ बोर्ड की सचिव होती हैं और अब वक्फ बोर्ड भी इसमें एक्टिव हो गया है। हमारी कई राउंड शदाब समझी से मुलाकातें हुई, उसके बाद सीओ साहब से मुलाकातें हुई, सारी फाइलें उनके सामने खोली, तथ्य रखे, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम और ये आ रही है, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड में चढ़ी हुई जगह नहीं है। कानून ये कहता है भारत का कि जो भी मदरसा, मस्जिद या कब्रिस्तान के लिए कोई भी जगह जब इशू कर दी जाती है तो वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो जाती है, पर वो वक्फ बोर्ड में चढ़नी भी जरूरी होती है। अब यहाँ किन कारणों से नहीं चढ़ पाई, किसने फॉलोअप पूरा नहीं किया, ये तो मैं अब नहीं कह सकता, लेकिन अब हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं, तो वहां से भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। इवन सीमांकन के लिए सीओ वक्फ बोर्ड ने भी डीएम साहिबा से बात करी है, एसडीएम साहब से बात करी है, शदाब शम्स ने भी बात करी है, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं इस बोर्ड के, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति भी हैं स्वभाव से, उन्होंने भी बात की है। अब देखते हैं क्या असर आता है निकल के, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए जब वक्फ बोर्ड भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि असली मलकियत तो उन्हीं की है, ना तो इस्लाम खान की है ना मेरी है। असली मलकियत तो वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड उसे अपनी परिधि में ले ले, सुरक्षित कर ले और संचालन के लिए जो जैसा उसका तरीका होता है वो करे। सबसे बढ़िया बात बस यही है। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये थमेगा नहीं, और जब तक ये नहीं होता तब तक जो करना पड़ा करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया खत्री साहब। ये बड़ा स्कैम, जो कौड़ियों के भाव से जमीनें लेना, उसका कॉलोनी डेवलप करना और उसके बाद सरकार से घोषणा करवा के वहां काम करवाना, ये अपने आप में बड़ा स्कैम है। तो सवाल अब यही है कि वक्फ बोर्ड, उसके बाद विभाग क्या करता है, ये देखने वाली बात होगी। खत्री जी ने कहा है कि भविष्य में क्या होता है वो तो अब देखने वाली बात है। विभाग और जो तमाम वक्फ बोर्ड है वो इस पर क्या निर्णय लेंगे ये भी हम देखेंगे। पर इस पूरी जो खबर है
उसमें यह साफ नजर आता है कि किस तरीके से जमीनों का स्कैम, और उत्तराखंड में अमूमन अलग अलग टाइप के स्कैम होते हैं, इसमें ये अपने आप में बड़ा स्कैम है। तो इस पर भी नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।